हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। आज हमको बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जब तक नहीं सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन में गड़बड़ होती रहेगी। एक्चुअल में समझ में ही नहीं आएगा कि मोशन हो कैसे रहा है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रोटेशन इज कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन देख के ये पता चल जाए कि रोटेशन कैसा हो रहा है। समझ रहे हो? तब आप सभी चीजें, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सभी सही कैलकुलेट करोगे। तो पहले ये देखो कि एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेशन अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, लेट्स से मैंने इसके एंड पे एक छेद है, उसमें एक रॉड डाल दी और अब ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, पूरी रॉड इसके अराउंड रोटेट कर सकती है, राइट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आपको क्या देखना है? आपको यह देखना है कि इसका मोशन किस प्लेन में हो रहा है। अगर हम बोलूं कि इस रॉड का मोशन बच्चों किस प्लेन में हो रहा है, और तुमको बताऊं कि देखो तीन प्लेन है हमारे पास। एक एक्स वाई प्लेन है जो कि हमारे व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, एक एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन कौन सा है? एक्स जेड प्लेन है बच्चों ये वाला, जमीन वाला प्लेन, जो ग्राउंड का प्लेन है ना, वो एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन ये वाली दीवार, ग्राउंड का प्लेन कौन सा है? एक्स जेड प्लेन। ठीक है, जेड डायरेक्शन कौन सी होती है? बाहर की तरफ। तो आगे की तरफ और बाहर की तरफ कौन सा प्लेन बना? ये वाला प्लेन। ठीक है, एक्स जेड प्लेन, आगे और बाहर ये एक्स जेड प्लेन। और तीसरा प्लेन होता है वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कौन सा है? ऊपर की एक्सिस वाई एक्सिस और बाहर की एक्सिस। तो इस रूम की जो तीसरी दीवार है इस तरफ, जो तुमको दिखाई नहीं दे रही, एक दीवार ये एक्स वाई प्लेन, एक ग्राउंड एक्स जेड प्लेन, और जो रूम की तीसरी दीवार है जो तुमको दिखाई नहीं दे रही, जो इस तरीके से होगी, ठीक है, जैसे मेरा हाथ पाम है वैसे ही होगी जो दीवार, दैट इज योर वाई जेड प्लेन। ये तीन प्लेन तुमको पता होने चाहिए कि ये तीन प्लेन कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर मैं कोई 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दूं तो तुमको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि सर इसका कौन सा प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, कौन सा वाई जेड के, कौन सा जेड एक्स। अगर तुमको ये नहीं आता तो तुमको 3D में चीजों को देखना नहीं आता है अभी, तो उसको फटाफट सीख लो, छोटा सा स्किल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो बेस है ये कौन से प्लेन के पैरेलल है, तो तुम बोलोगे सर ये जो बेस है ना, ग्राउंड जो है, ये एक्स आगे पीछे है और अंदर बाहर है, बाहर की तरफ है। इस तरीके से 3D में ड्रॉ किया है तो 2D लग रहा है, पर ये सर 3D में आगे की तरफ बेस होगा। तो ये हो गया एक्स जेड प्लेन। अगर मैं बोलूं कि इसकी ये वाली दीवार कौन से प्लेन में है, तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर और बाहर इस वाले प्लेन में है, जैसे आपने हाथ रखा हुआ है ना उस वाले प्लेन में है। तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है, ऊपर की तरफ वाई और बाहर की तरफ जेड। और तीसरा प्लेन अगर मैं बोलूं कि ये वाला प्लेन, तो सर ये तो फ्रंट वाला फेस है इस क्यूब का, ये तो व्हाइट बोर्ड के पैरेलल आएगा, ये कौन सा प्लेन होगा? ये होगा एक्स वाई प्लेन। तो बच्चों तीनों प्लेन, 3D की दुनिया है हमारी, तो 3D वर्ड में आपको तीनों प्लेन समझ में आने चाहिए। अगर आपको तीनों प्लेन समझ में आते हैं तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर ठीक बताओगे जब मैं पूछूंगा कि ये जो रॉड है इसको मैंने इस पॉइंट पर हिंज कर दिया, यहां पर एक कील लगा दी, इसमें यहां पर एक कील लगा दी, बड़ी सी कील लगाई है हमने, और फिर हम इसके अबाउट रॉड को रोटेट कर रहे हैं। तो जब मैं इतना बोलूंगा तो तुम्हें ये फिगर ना ड्रॉ करनी पड़े, तुमको तुरंत समझ में ही आ जाए कि अच्छा सर ऐसे हो रहा होगा रोटेशन। मैं समझ गया कि रोटेशन कैसा दिख रहा होगा। इस तरफ से रॉड घूमती हुई जाएगी और ऐसे घूमती हुई वापस आ जाएगी। समझ में आया? फिर से करके दिखाऊं? ये लगे ना मेरे? हाँ, ये जो रोटेशन है ये कौन से प्लेन में है? ये है एक्स वाई प्लेन में। ओके, एक्स वाई प्लेन, ये व्हाइट बोर्ड के पैरेलल है इसका प्लेन। ठीक है, जब तेजी से रॉड घूमेगी तो वो प्लेन दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में
अगर कोई चीज रोटेट हो रही है, अगर प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, प्लेन ऑफ मोशन। तो अगर प्लेन ऑफ मोशन एक्स वाई है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बच्चों जेड एक्सिस विल बी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आई बात? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन होती है जो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास करती है, जो पॉइंट रेस्ट पर है, जो सेंटर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, क्या डायरेक्शन है, ये तुम्हारी तरफ आने वाली एक्सिस। ठीक है, ठीक है, मतलब क्लास में तो नहीं कर सकते, ऐसा किसी की आंख में लग जाएगा, पर यहाँ कैमरे पे तो लग नहीं सकता। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आ रही है, जो तुम्हारी तरफ आ रही है, ये जेड एक्सिस है। और मोशन कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर एक्स वाई प्लेन में कोई चीज रोटेट हो रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस। समझ में आया? तो तुम रोटेशन को देख के जज करना सीखो कि प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी। और ये एक्सिस मैं कैसे बनाऊंगा, ये एक्सिस मैं एक सिंपल डॉट से बनाऊंगा, ऐसे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे बना देता हूं, थोड़ा अच्छे से दिखाई दे जाएगा। समझ में आया? दूसरा देखो, दूसरे में सेम, एक तो ना सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंफ्यूजन आता ही है दिमाग में। वही रॉड, वही एंड पॉइंट, लेकिन इस बार स्केल है ना मेरे पास, तो रॉड तो है नहीं, तो ऐसा स्केल को मैं ऐसे रख रहा हूं बच्चों, ऐसे। ठीक है, और यहां पर छेद किया और इसमें ये एक्सिस पास करी, और अब इसके अबाउट घुमाऊंगा, अभी घुमाऊंगा तो पहले घुमा ही देता है। ठीक है, महाभारत अगर किसी ने देखी है तो श्री कृष्ण जी क्या घुमाते थे, ऐसे चक्रव्यूह है ना। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कौन सी एक्सिस, किस एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, ऊपर की तरफ कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। और प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है इसका, प्लेन ऑफ मोशन इज जो जमीन के पैरेलल प्लेन दिखना चाहिए तुमको, एकदम ग्राउंड के पैरेलल। ग्राउंड का प्लेन होता है एक्स जेड। तो प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है, इसमें 3D में बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो कुछ चीजें क्लास में पढ़ाने के लिए ही बनी है। ठीक है, कुछ टॉपिक सीरियसली क्लास में पढ़ाना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन पढ़ाना, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना एग्जाम खराब कर लो। ठीक है, जब तक मजबूरी है, जब तक ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तब तक आप उससे भी सीखने की कोशिश करें। इस तरह से घूम रहा है, कौन से प्लेन में घूम रहा है, एक्स जेड प्लेन में। प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है, एक्स जेड। कैसे पता, सर ग्राउंड के पैरेलल घूमती दिख रही है हमको, ये ऐसे 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 बन रहा है सर इसका सर्कल, इसका सर्कल ऐसे बन रहा है। देखा हूं फिर से, लगे ना ये बस मेरे, है ना, कैसे बन रहा है, दिख गया तुमको, एक्स जेड प्लेन में घूम रही है ये जो सर्कल है, ये प्लेन के वाइट बोर्ड के बाहर है ऐसे करके। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डॉटेड लाइन। समझ में आया? एक और एक्सिस रह गई, कौन सी एक्सिस रह गई, एक्स एक्सिस के अबाउट। सेम ऑब्जेक्ट को तीसरी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं, तो इस बार मैंने स्केल को ऐसे रखा। ठीक है, और ऐसे एक्सिस रखूंगा मैं, एक्सिस को इस बार एक्स एक्सिस के पैरेलल रखूंगा, और अब रॉड को रोटेट करूंगा। समझ में आया? अब मोशन किस प्लेन में हो रहा है, मोशन किस प्लेन में रहो, ये बाहर की तरफ जा रही है, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मोशन हो रहा है वाई जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में मोशन है, तुमको समझ में आना चाहिए कि सर ये जो प्लेन ऑफ मोशन है ये दीवार के पैरेलल है, ये वाला प्लेन ऑफ मोशन है। ओके, दिस इज द प्लेन ऑफ मोशन। ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं कितना भी अच्छा ड्राइंग करूं वो बात नहीं आएगी जो क्लास में खड़े होके तुम फटाक से देख लेते कि हाँ सर ये तो इसके पैरेलल है, ये तो उसके पैरेलल है। पर फिर भी अपना काम है कोशिश करना
और सारी चीज़ें ऑनेस्टली तुमको बताना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्स एक्सिस इस बार। और प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है? प्लेन ऑफ मोशन इज वाई जेड। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको क्लियर करनी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी लाइन है। तुम बोलोगे जो सेंटर से पास होती है, जो मूव नहीं हो रही होती। ठीक है, जिस पॉइंट पे सेंटर होता है, रोटेशन में सेंटर रेस्ट पर होता है। रोलिंग के बारे में मत सोचो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव होती है तो वो अलग केस है, वो प्योर रोटेशन होता ही नहीं है। रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? फिक्स्ड। तो ये वो लाइन है जो सेंटर से पास होती है और प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती है। डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में ही लिखा दी थी, फिर भी मुझे लगा कि और अच्छे से समझा दूं कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे घूम सकता है। ये रही हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और प्लीज ड्रॉ दिस वेरी क्लियरली। मैंने 2 बार बोर्ड पर एक ही चीज लिखी हुई है। यहां मैंने प्लेन्स बनाए थे, YZ प्लेन, वो XY प्लेन कौन सा प्लेन है? व्हाइट बोर्ड वाला। XZ प्लेन कौन सा प्लेन होता है? ग्राउंड वाला। और तीसरा, जो तीसरी दीवार बची, 1, 2 और 3, जो तीसरी दीवार बची वो कौन सी होगी? YZ प्लेन। मैं लिख देता हूं, चलो, वॉल। पर तुम समझ जाना ये व्हाइट बोर्ड वाली वॉल नहीं है, उसके बगल वाली, उसके साइड वाली वॉल। तो ये 3 प्लेन ऑफ मोशन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फटाफट इसको नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है, कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना आता है। अब बच्चों, द होल पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वाज कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी के लिए सिंपल ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल है m1, दूसरा है m2 और तीसरा है m3। अभी के लिए बच्चों एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, m1, m2, m3। और इनकी एक एक्सिस, इनको मैं एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया हूं। ये जो पतली सी रॉड दिख रही है एकदम मासलेस रॉड है। ठीक है, इन तीनों को मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया मैंने। तो दिस इज मासलेस रॉड, तीनों मासलेस रॉड है। ठीक है, और अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने बोला कि इसको रोटेट करने का मन है मेरा। तो तुम पहली चीज क्या पूछनी है तुमको? सर कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाह रहे हो? एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट या जेड के अबाउट? तो बोलोगे चलो अभी के लिए चीजों को सिंपल रखते हुए जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। अब कोई बोलेगा सर जेड एक्सिस सिंपल तो नहीं हुई। नहीं, जब जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस, तो तुमको पता है प्लेन ऑफ मोशन कौन सा होगा? जेड के परपेंडिकुलर वाला, यानी प्लेन ऑफ मोशन होगा एक्स वाई। और प्लेन ऑफ मोशन अगर एक्स वाई है तो तुम्हारे लिए आसान हो गया ना। तो मैंने जानबूझ के आसान वाला केस दिया है, परेशान नहीं हो। ठीक है, इधर एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस है तो इसका एक्स वाई प्लेन में रोटेशन करना है। तो ये सेंटर हो गए। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या लाई करते हैं? सेंटर। इस सेंटर के अबाउट इनके सर्कल बनाने हैं, समझ रहे हो? इस सेंटर के अबाउट इनके सर्कल बनाने हैं। और प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन में सर्कल बनाने हैं। तो बन गए सर्कल, एक्स वाई प्लेन में सर्कल, ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। समझ में आया? पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजा देना था मुझे। तो इस ऑब्जेक्ट को, इसको हटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने बोला कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। क्यों बोल रहे हो सर ऐसा? कोई वजह होगी, कुछ है मुझे पता, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखो। इस रोटेटिंग सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख के दिखाओ। तो बोला सर घुमा कितना जोर से रहे हो ये तो बता दो। तो मैंने बोला इसको घुमा रहे हैं, तुम बताओ
क्या तीनों की स्पीड सेम होगी या m1 सबसे तेजी से चलेगा? तीनों की स्पीड सेम होगी या m1 सबसे तेजी से चलेगा? तो तुम्हें पूछना चाहिए सर ऑप्शन तो ढंग का दो, m1 तो सबसे छोटे सर्कल में जा रहा है, m2 उससे बड़े सर्कल में जा रहा है और सबसे बड़े सर्कल में m3 जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे तेज m3 चलेगा, उसके बाद m2 चलेगा, उसके बाद m1 चलेगा। सबसे तेज m2 सबसे धीरे चलेगा m1, उसके बाद m2 और सबसे तेज चलेगा m3। तो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख दिया हमने काइनेटिक एनर्जी, आप खुश रहो। अरे यार ठीक है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी तो सारी अलग अलग लिखनी पड़ रही है। कल को थोड़ा तेज रोटेट करे तो फिर से सबकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, थोड़ा धीरे रोटेट किया तो फिर से वेलोसिटी सबकी निकालनी पड़ेगी। और अभी तो 3 पार्टिकल है, कल को 10-12 पार्टिकल हुए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमने बोला सर एक काम करते हैं, हमें पता है कि ये कितना भी स्लो फास्ट चले, जब ये रॉड यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, इन तीनों का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर सब कुछ अलग अलग होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें अलग अलग होंगी। इसने कम डिस्टेंस चला, इसने ज्यादा चला, इसने बहुत ज्यादा चला, लेकिन तीनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो तीनों की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? तो सर तीनों की एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है, ठीक है, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? सर एंगुलर वेलोसिटी आपने सिखाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी देर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते थे? बोलते सर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर इसको एक्सचेंज कर दे, लेंथ ऑफ अपॉन टाइम कर दें और रेडियस को नीचे कर दें तो कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन ये चेंज हो गया। ये क्या आ गया? ये आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं? स्पीड अपॉन रेडियस। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर होगी? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको ज्यादातर लोग कैसे लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, विच इज वेरी गुड। दे हैव टू बी जस्ट वेरी केयरफुल कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन v जो है वो वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या स्पीड बोल सकते हैं। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इज v बाई आर। तो सर हमारे पास अगर आप v1, v2, v3 अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप हमें इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए, ओमेगा कितनी है, और ये बता दीजिए कि इनकी डिस्टेंसेस सेंटर से r1, r2, r3 कितनी कितनी है। क्यों? क्योंकि जब आप तेजी से घुमाओगे या धीरे घुमाओगे तो इनके बीच की डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाली है। ये तो फिक्स्ड मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, वो रॉड टूट तो जाएगी नहीं, मुड़ेगी नहीं, सिकुड़ेगी नहीं, खिंचेगी नहीं। तो आप क्या करिए, इनमें से हर एक की वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले से रिप्लेस कर दीजिए? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर से। इनमें से हर एक वेलोसिटी किससे रिप्लेस कर दीजिए? v इक्वल्स टू ओमेगा आर से। तो v1 की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं आप? v1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ओमेगा r1, v2 की वैल्यू ओमेगा r2 और v3 की वैल्यू ओमेगा r3। तो सर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा स्क्वायर r3 स्क्वायर। जिसमें पेशेंस नहीं है इस चीज़ को देखने का वो इसको कभी नहीं सीखेगा, ठीक है। वो बहुत सारी वीडियोस देखेगा, बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढेगा और उसका कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है इसको समझने का।
ठीक है, वो कभी बड़ा सर्जन नहीं बनेगा, कभी बड़ा कोडर नहीं बनेगा, कुछ बड़ा नहीं करेगा, क्योंकि पेशेंस की कमी मार देगी। क्योंकि सारे ज़रूरी काम, सारे टफ काम सीखने के लिए चाहिए पेशेंस और प्रैक्टिस, और वो तुम में नहीं है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हाफ, ये जो एक स्टेटमेंट बन गया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, इसको लोगों ने बोला यार इसको कंपेयर कर सकते हैं किस चीज से, जैसे एंगुलर वेलोसिटी यहां हम लेके आए, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी तो हमने पहले भी पढ़ी थी, किसमें, ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बोले थे वेलोसिटी की जगह क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, तो क्या इसको हम एंगुलर मास बोल सकते हैं। तो काश बोलते होते, ठीक है। एंगुलर मास नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसको ये वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आई है। रोटेशन में वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। मास की जगह एंगुलर मास बोल सकते थे, लेकिन उसको कुछ और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सिंबल था कैपिटल आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इस आई को नाम दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर रोटेटिंग बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। ओके सर, इससे क्या मतलब निकलता है, इससे ये मतलब निकलता है कि अगर कोई पूछे कि आपको एक कार को धक्का देके उसे 20 मीटर पर सेकंड पे दौड़ाना है, और एक फुटबॉल को धक्का देके उसे 20 मीटर पर सेकंड पर दौड़ाना है, कौन सा काम आसान है। तो तुम बोलोगे ऑब्वियस सी बात है, फुटबॉल को धक्का दे सकते हैं। क्यों, उसका मास कम है। जिस चीज का मास कम होता है उसको दौड़ाना आसान होता है। और रोटेशन में कुछ अलग है, जिस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट करना आसान होगा। मतलब सेम मास के दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक को रोटेट करना टफ होगा, दूसरे को रोटेट करना इजी हो सकता है अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। आई बात समझ में। रोटेशन में मास नहीं डिफाइन करता कि रोटेट करना कितना आसान और कितना टफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करता है कि इस चीज को रोटेट करना कितना आसान या कितना टफ है। ये है क्रक्स इस पूरी बकवास का, इस पूरे कॉम्प्लिकेशन का क्रक्स क्या है कि हर ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी मेहनत लगेगी इसको रोटेट करने में। सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ेगी सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसको फूंक मार के रोटेट कर सकता हूं, कौन सी एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो इसके थ्रू पास हो रही है, एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर इसका वाई जेड डायरेक्शन में रोटेशन कराना है, कैसा हो रहा है, कौन से प्लेन में रोटेशन कराना है, इस वाले में, वाई जेड। ये देखो समझ में आने लग गया अब, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है ये, ठीक है, ये वाला प्लेन है। अगर वाई जेड प्लेन में रोटेशन कराना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराना है, तो बहुत आसान है, फूक मार के रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है, कौन से प्लेन में रोटेट होगा, एक्स जेड प्लेन में। कौन से प्लेन में रोटेट होगा, एक्स जेड प्लेन में। ऐसे रोटेट कराना है तो दो फिंगर्स की ताकत लगानी पड़ेगी। अब फूंक मार के ऐसे रोटेट नहीं होगा मेरे से। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ध्यान से समझो इसको, पहले लिखो कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो क्वांटिटी है, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू मास, ठीक है। इन रोटेशनल मोशन मास के इक्विवेलेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी डेफिनेशन लंबी लंबी लिखने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल सी बात लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशन,
ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मास पर, और ये डिपेंड करती है मास की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो उसकी रेडियस पर। दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल्स का मास कितना कितना है, और उन पार्टिकल्स की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी कितनी है। एम और आर दोनों पर डिपेंड करती है। तीन चीज़ें पढ़ाई मैंने एंगुलर वेलोसिटी को v बाई आर लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं। ये काफ़ी लोगों को सर्कुलर मोशन से ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता था तो आज तुम सीख गए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे कि वर्क एनर्जी पावर तुम पढ़ के आए थे। इसमें m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ाई, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट ऑफ मास इन रोटेशन, और उसकी वैल्यू, जनरल वैल्यू कितनी आई, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। अगर ऐसे 10 20 50 कितने भी पार्टिकल्स हैं तो सबके लिए आप सेम वैल्यूज यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, इसको अलग लिखोगे, और यूज क्या क्या किया है, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये तीन चीजें हमने यूज करी है टू प्रूव दिस। फाइनल आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, फाइनल आंसर I इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 3 होना जरूरी नहीं है, कल को 10 मासेस हो सकते हैं। समझ में आया? अगर सिंगल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चुपचाप कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर। कई लोग मेन फॉर्मूला mr स्क्वायर लिखाते हैं, मैं लिखवाता हूँ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ठीक से नोट डाउन करो बच्चों, 2 बार पढ़ो, चाहे दोबारा से वीडियो देखो, पर ये कंसेप्ट जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ओके बच्चों, तो पहले कुछ सिंपल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, एंड देन वी विल ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट। तो जब मैं सिंपल बोलता हूँ तो मैं इतना सिंपल बोल देता हूँ कि मुझे मतलब नहीं है कैलकुलेशन कितनी सिंपल है, मुझे मतलब इससे है कि विजुअलाइज हो रहा है या नहीं, क्योंकि पूरे देश को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इतना डेटा ऑनलाइन होने के बाद सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो अब कौन जीतेगा? जो चीज़ों को देख के विजुअलाइज कर पा रहा है, जिसका दिमाग तेज है या जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी है। ठीक है, जिसकी सोच सही डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट्स अज्यूम कि सबके पास सारे फॉर्मूले हैं, तुमको कहीं कोई नया फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। तो फिर क्या सीखना है? चीज़ों को विजुअलाइज करना। वाई एक्सिस के अबाउट एक सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं। सिस्टम बहुत सिंपल सा है, एम मास, ओके, और L/2 डिस्टेंस पर है, और एक रॉड से चिपके हुए हैं। जब भी रॉड का मास नहीं गिवन है तो तुम्हें रॉड कैसे लेनी है, मासलेस। ओके, ये रॉड है, मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, और वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो तुम कर ही दोगे अगर तुम खुद से पढ़ने बैठे हो। अगर तुम खुद से पढ़ने बैठे हो तो तुम बेवकूफ़ तो हो नहीं। होशियार लोग ही बढ़ते हैं ऑनलाइन खुद से, है ना। जिसको जरा भी ज़रूरत है वो कहता है भैया टीचर पकड़ो पहले ऑफलाइन, बाद में देखी जाएगी सब बात है। पहले हमें क्लासरूम में टीचर चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, खुद से पढ़ाई वढ़ाई का तरीका हमें समझ में नहीं आता है। तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो मुझे तुम इसका पाथ, दोनों का पाथ ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ कर सकते हो तो सब बढ़िया, पॉज करो, ड्रॉ करो। दोनों कैसे दिखाई देंगे रोटेट होते हुए, ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हो तो पॉज करके ड्रॉ कर लेना, नहीं तो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर में रॉड ये ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, कैसे छोटी कैसे हो गई? अरे छोटी नहीं हो गई, 3D में बना रहा हूँ। 3D में सर्कल जो है वो ऐसे बनेंगे इनके। ओके, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं, तो कौन से प्लेन में रोटेट होंगे? एक्स जेड। ऐसे हो जाएगी रॉड, फिर थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी रॉड। तो रॉड छोटी नहीं हो गई है, वो 3D में तुम्हें छोटी दिख रही है। ठीक है, कैसे छोटी दिख रही है? ये है रॉड। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है मेरे पास। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही। ठीक है, ये है रॉड। सर ये छोटी क्यों बनाई है आपने? बाकी सब बातें ठीक है। अब मिड पॉइंट पे छेद नहीं है, इसमें कर दूंगा मैं किसी दिन हथौड़ा लेके। ठीक है,
लेकिन मिड पॉइंट पे नहीं फंसा सकता। रॉड ऐसे है, एक्सिस यही है, बस मिड पॉइंट पे होनी चाहिए थी। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट किया ऐसे, तो अब रॉड की लेंथ तुम्हें कम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? और ऐसा कर दिया, रॉड की लेंथ काफ़ी कम दिख रही है, रॉड का साइज़ कम दिख रहा है। 3D में ऐसा ही होता है जब आप चीज़ों को देखते हो तो, ठीक है। आपको सेम चीज़ की शेप अलग अलग दिख सकती है, परछाई कभी लेंदी बनती है, कभी छोटी बनती है। 3D में ये चीज़ होती है। ओके, तो इसको तुम समझो खुद से कि ये रॉड ऐसे 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 ऐसे, तो इसका साइज़ चेंज होता रहेगा। जब 180 डिग्री से घूम जाएगी तो सेम फिर से दिखाई देगी, अदरवाइज आपको साइज़ हो सकता है छोटा दिखाई दे। 3D में सर्कल है, कौन सा सर्कल है बच्चों? ये वाला सर्कल है। ये वाला सर्कल कौन सा होता है? एक्स जेड में सर्कल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना समझ में आ जाए तो काम हो जाए। वाई एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है? अभी लिखे थे m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट 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 डिवाइड, सॉरी बस इतना ही, सेंटर ऑफ मास दिमाग में आ गया, कुछ और ही दिमाग में आ गया। m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m इंटू l/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, ठीक है। जिसमें पेशेंस नहीं है आखिरी डायलॉग सुनने का, वो घंटा कुछ नहीं सीखेगा, ठीक है। वो कुछ नहीं सीखेगा बिकॉज उसमें पेशेंस ही नहीं है। वो यही सोच रहा है कि अरे जल्दी से कुछ जादू बता दिया जाए। जादू है नहीं, बहुत सिंपल फिजिक्स है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2 आया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास पर और उनकी एक्सिस से डिस्टेंस पर, ठीक है। दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हो तुम, इसका पाथ दोनों का ड्रॉ कर सकते हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है इस बार? जेड एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। जेड एक्सिस कैसी दिखती है? इस तरीके से। और रोटेशन कैसा होगा? इसके अबाउट ऐसे। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, होने लग जाएगा, आज नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, ये उड़ती हुई जाएगी थोड़ी देर में। तुम बात समझ गए? जेड एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेशन होगा? इस तरीके से। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में रोटेशन करो, एक्स वाई प्लेन में सर्कल बनेंगे तो ऐसे बनेंगे सर्कल। इस बार सर्कल प्रॉपरली सर्कल दिखाई देंगे, ठीक है। इस बार सर्कल प्रॉपरली सर्कुलर दिखाई देंगे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो बोले सर ये 2 बार क्यों बताया आपने? दोनों में सेम आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ भी ml²/2 आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। बच्चों ये मोशन और ये मोशन सेम है। बोलो सर अभी तो बोले थे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। अरे नहीं भाई, कुछ चीज़ों के लिए डिफरेंट एक्सिस आर सिमिलर। इस ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो तो ऐसा ऐसा घूम रहा है, समझ रहे हो? तुम देख रहे हो तो ऐसा ऐसा घूम रहा है। अगर कोई ऊपर से देखेगा, कोई टॉप व्यू बनाने की कोशिश करोगे, तो टॉप व्यू में उसको ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। कि ये जो मोशन है ये कौन सा है? पहला वाला, ठीक है। ये तुमको सर्कल कैसा दिख रहा है? आड़ा टेढ़ा सा। लेकिन कोई ऊपर से देखेगा तो उसको सर्कल कैसा दिखाई देगा? ऊपर से देखने के लिए ये साइड किधर होनी चाहिए? आँख की तरफ। तुम्हारी आँख की तरफ कर दें, जो ऊपर से देखेगा उसको कौन सा दिखाई देगा? ऐसा वाला, सेकंड वाला मोशन दिखाई देगा। पहला वाला मोशन ये, और सेकंड वाला, अरे चल जा, सेकंड वाला मोशन ये। समझ में आई बात? ये यही होना था इसके साथ, ठीक है। ये और ये सेम मोशन है, ये समझो, दिमाग में डालो अपने। ओके, तीसरा केस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर हमेशा ऐसे ही करते हो। तीसरा केस सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पार्टिकल से पास हो रही है, दोनों पार्टिकल से पास हो रही है। तो ये जब रोटेट करेंगे तो इनके सेंटर कहाँ पर हैं? सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होते हैं, यही सब पॉइंट सेंटर है।
वो पॉइंट खुद ही सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो जब वो घूमेंगे तो वो आपको कहीं भी आगे पीछे जाते दिखाई नहीं देंगे, वहीं के वहीं अपनी ही जगह दोनों के दोनों घूमते रहेंगे, अपनी ही जगह घूम रहे हैं। और पॉइंट मासेस मान रहे हैं हम, छोटा उनको वैसे ही मान रहे हैं, बहुत छोटी चीज अपनी ही जगह पर घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस ही नहीं है, तो m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर। भैया डिस्टेंस ही नहीं है, तुम बोलोगे सर डिस्टेंस ही नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं होगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। सही पकड़, ठीक है, सही समझो, एकदम सही समझे हो कि अगर कोई चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठी है पूरी की पूरी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो बेचारी सेंटर है और सेंटर मूव करता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर कोई मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठा है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये 3 सिंपल केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तुम्हें इतने अच्छे से समझ में आने चाहिए कि तुम किसी को एक्सप्लेन कर सको। सिंपल चीज़ें बहुत अच्छे से समझो तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ पाओगे, और नहीं तो भागते रहोगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे और सिंपल बेसिक सीखोगे नहीं। और वही बात कि सब लोग देख रहे हैं पेल के वीडियोस, क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज़ मुझे पढ़ानी है, मतलब पढ़ानी तो एक ही चीज़ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर कभी कभी एक्स्ट्रा मेहनत बचाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होती है वो थोड़ी देर में लिखाऊंगा, पहले समझा दूं कि सिखाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। सिस्टम वही 4 मासेस हैं एम 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 और मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक छोटा सा स्क्वायर जैसी चीज़ मान सकते हो आप, उसमें कॉर्नर पर 4 मासेस लगे हैं और उसको रोटेट कर रहे हैं किसके अबाउट? पहले केस में सेंटर से परपेंडिकुलर पास होती हुई एक्सिस, मतलब कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। और पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तुम्हें पता है कि मुझे पता है कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस चीज़ में है? इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि तुम इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन देख पाते हो या नहीं देख पाते, इमेजिन कर पाते हो या नहीं। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये कौन सी एक्सिस है? जेड डायरेक्शन है। जेड एक्सिस के अबाउट जब मोशन होगा तो प्लेन ऑफ मोशन कौन सा होगा? एक्स वाई प्लेन। तो मतलब वाइट बोर्ड के प्लेन में ही इनके सर्कल बनेंगे। वाइट बोर्ड के प्लेन में सर्कल कैसे बनेंगे? किसी एक को एक्सिस से कनेक्ट करो, ये हो गई रेडियस, और इस रेडियस के सर्कल बना दो, ऐसे रोटेट करेगा, थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा। और इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा। समझ में आया? ये दिखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मोशन कैसा होगा। अगर मोशन दिखने लग जाएगा तो रेडियस भी सही कैलकुलेट करने लग जाओगे। हर एक की रेडियस बराबर होगी, और हर एक की रेडियस कितनी होगी? डायगोनल का आधा। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? स्क्वायर का डायगोनल आधे। तो कहते हैं सर ये फिगर बनाते बनाते ही ज़िंदगी बीत जाएगी, है ना। फिगर मत बनाओ, समझो कि मोशन कैसा होगा। फिगर नहीं बन रही है तो भी चलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो पहले के लिए mr स्क्वायर, दूसरे के लिए भी mr स्क्वायर, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी। तो ये हो गया mr स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब r की वैल्यू बच्चों डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है L√2। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्क्वायर का जो डायगोनल आता है वो ये L, तो डायगोनल जो आता है वो आता है √2L, और उसका आधा तो वो हो जाएगा L/√2 होल स्क्वायर इंटू 4। तो ये हो गया ml² /2 इंटू 4।
कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2ml²। 2ml²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2ml²। इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 2ml²। ओके, तो ऐसे ही सेम स्क्वायर को अगर हम एक कॉर्नर से एक्सिस पास करा दें और उसके अबाउट घुमाएं तो मोशन में क्या फेरबदल होगी, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है। यहां तो चारों का एक ही सर्कल पे मोशन होना था, पर यहां पर इसको फिक्स कर दिया तो इसके अबाउट ये दोनों तो सेम सर्कल में घूमेंगे, पर ये भाई साहब बहुत बड़े सर्कल में जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। 4 स्केच पेन लेके नहीं तो चिपका लेना सेलो टेप से और घुमा के देखना। ये रेस्ट पे रहेगा कॉर्नर, ये दोनों इस सर्कल में घूमेंगे और ये बहुत बड़े सर्कल में घूमेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाओगे तो एक मास का 0, 2 का यानी इसका और इसका कितना डिस्टेंस है सेंटर से? ml²। और लास्ट वाले का, इसका भाई का, इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है? √2l। तो m√2l का होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 2ml² + 2ml², 4ml²। समझ में आया? सेम सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरी एक्सिस के अबाउट भी निकालना है। इसके अबाउट कैसे निकाले? ठीक है, अब नाम अलग अलग लिख देते हैं। इसको I1, इसको I2 और इसको I3 बोल रहे हैं। इस एक्सिस से इन दोनों की डिस्टेंस कितनी कितनी है? l/2 l/2। पर इस वाले की डिस्टेंस कितनी आएगी एक्सिस से? एक्सिस z एक्सिस है, z एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ये l, ये l/2। पाइथागोरस लगाओ, √l² + l/2 का स्क्वायर आएगा √5l/2। तो 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², r की जगह l/2, पर बाकी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m√5l/2 का स्क्वायर। कितना आएगा ये? ml²/2 + 5ml²/2, 6ml²/2 काट के 3ml²। खुद से करना, कॉपी मत करना, ठीक है? खुद से लिखना। तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट के 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए। अगली बार से तुम ये मेहनत नहीं करोगे। आज कर लिए खत्म कहानी। अगली बार से तुम क्या करोगे? तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। तुम बोलोगे सर पहली बार जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे और दूसरी बार जब निकाले तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल थी। अलग से बना के दिखाएं। पहली बार आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे I1 और दूसरी बार आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे I2। और कहीं ना कहीं I1 और I2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों z एक्सिस हैं, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी z एक्सिस के पैरेलल, ये भी z एक्सिस के पैरेलल, तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और दूसरी चीज़, ये जो I1 है ये सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ICM भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर सर इसको ICM भी लिख सकते हैं, मतलब ये किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप I2 की वैल्यू लिख सकते हो ICM प्लस सिस्टम का टोटल मास md²। यहां पर d क्या होगी? d होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। d होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पहले तो किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले उसका फॉर्मूला क्लियर कट लिख ले कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट पता है और उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस d चाहिए होगी और I की वैल्यू लिख सकते हो ICM प्लस सिस्टम का टोटल मास जो भी इसका मास है md²। आपको दोबारा से पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करके देखें, चलो ट्राई करके देखते हैं। ICM में हम क्या पुट कर रहे हैं, I1, ठीक है। ICM कौन सा है, I1, तो I1 की वैल्यू 2ml²। यहाँ पर मास किसी एक पॉइंट की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो मास कितना आएगा 4m। भैया पूरे सिस्टम में 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। d², d कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल इज l/√2 का स्क्वायर। इसको ऐड करोगे तो 2ml² प्लस 4m इंटू यहाँ भी 1/2 बन जाएगा 2ml²। आंसर आया 4ml²। दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया और वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलो इसको I1 बोल देते हैं, ये I1 निकाला। कल को कोई दूसरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है हमको, किसके अबाउट रोटेट करना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और हमारा मन है कि हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, I2 के अबाउट रोटेट करें, इसके अबाउट रोटेट करें, तो फिर हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d। और फिर हम I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 = ICM प्लस md²। पर ये और ये बहुत ही सिमिलर एग्जाम्पल हो गए, तो लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल। सम अदर एग्जाम्पल मतलब ये सिस्टम है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस भी पास हो सकती है। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM और इसके अबाउट नहीं रोटेट करना, रोटेट करना है इसके पैरेलल किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट I2 के तो फिर आप क्या लिखोगे, इन दोनों के बीच पैरेलल डिस्टेंस d निकालोगे और I2 की वैल्यू लिखोगे ICM प्लस md²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज कि अगर आपको किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, कौन कहाँ, ये सेंटर से पास हो रही थी, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप बाकी दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो बिना दोबारा कैलकुलेशन किए। फिर से करके दिखाएं, फिर से करके दिखाते हैं, तीसरे वाले के लिए अप्लाई करके दिखाते हैं। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, इसको क्या बोला है मैंने I3, इसके अबाउट निकालना है। किसके अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, ICM पता है, और क्या पता है, कॉमन सेंस से मुझे पता है इनके बीच की डिस्टेंस होगी l/2। तो फिर I3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I3 की वैल्यू लिखेंगे ICM प्लस m जब लेना है तो पूरे सिस्टम का मास, एक सिंगल पॉइंट का मास मत ले लेना, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है, मुझसे अभी भी हो जाती है कभी कभी। ICM कितना है 2ml²। ICM एक्चुअल में कौन सा है जो पहला कैलकुलेट किया था, I1 प्लस सिस्टम का मास 4m और डिस्टेंस d कितनी है l/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2ml² प्लस 4m इंटू l²/4 ml², 3ml²। समझ में आया, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बस इतना सा ही कंसेप्ट है। इसमें एक गलती जो कई लोगों से होती है वो ये कि लोगों को लगता है कि एक ही एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो सकती है, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास एक ही होगा, पर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस बहुत सारी हो सकती है। तो ICM एक ही नहीं होगा, ICM कोई दूसरा एक्सिस भी हो सकता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस ICM को यूज़ करेंगे, इसके अबाउट निकालना है तो इस ICM को यूज़ करेंगे। इस चीज़ पर हम ज़्यादा बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है।
तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और डिटेल में जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।